बेंगलुरु के घर में एक लड़की के 59 टुकड़े मिलते हैं। आज से करीब 2 साल पहले 18 मई 2022 में एक लड़की के 35 टुकड़े किए गए थे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आरसी स्टोरी टाइम। महालक्ष्मी, जिसकी उम्र 29 इयर्स थी और उसके फैमिली नेपाल के रहने वाले थे, बट 35 साल पहले वो लोग नेपाल से बेंगलुरु शिफ्ट हो जाते हैं। महालक्ष्मी की फैमिली में उसके फादर, उसकी माँ, उसकी एक जुड़वा बहन जिसका नाम लक्ष्मी होता है और उसके 2 छोटे भाई नरेश और उक्कम रहते थे। ये फैमिली एक अच्छी ज़िंदगी जी रही थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं और लक्ष्मी की शादी एक मुस्लिम लड़के से होती है और वो अपना नाम बदलकर सहीदा बुशरा रख लेती है। और इन सारी चीज़ों से उनके फैमिली वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। उसके बाद 2019 में महालक्ष्मी की शादी बेंगलुरु में रहने वाले हेमंत दास से होती है। महालक्ष्मी अपने पति के साथ बेंगलुरु शिफ्ट हो जाती है और इसी बीच उनकी एक बेटी होती है। बट उनके बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जिसके कारण महालक्ष्मी अपने पति से दूर रहना चाहती है और वो अपनी बेटी को भी अपने साथ नहीं रखना चाहती है। तो फिर उसकी बेटी को हेमंत अपने ही पास रखता है और महालक्ष्मी अपने पति से 4 साल से अलग रह रही थी। इसी बीच कुछ दिनों तक वो अपने फैमिली वाले के साथ रहती है, लेकिन फिर उसे एक मॉल में काम मिल जाता है। उसके बाद वो खुद का एक अलग घर रेंट पर लेती है और वहाँ पे अकेली रहना शुरू कर देती है। बट उसके भाई को ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती है कि वो अपने पति के साथ भी नहीं रहती है और सडनली ऐसे अकेले रहना शुरू करती है। इसलिए उसके भाई और उसकी भाभी उसके साथ रहने के लिए उसके घर में चले जाते हैं। वो लोग कुछ दिन साथ में रहते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में उनके बीच आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है और फिर उसका भाई भी उसे छोड़कर चला जाता है और फिर से महालक्ष्मी अकेले रहना शुरू कर देती है। ना तो वो अपने फैमिली वालों से कुछ ज़्यादा बातें करती है और ना ही किसी और से, वो बस खुद से मतलब रखती है। और महालक्ष्मी के लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन बेंगलुरु के एक 3 फ्लोर के घर के एक रूम से कंटिन्यूअसली स्मेल आ रही थी और इस स्मेल से पड़ोसी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जब पड़ोसी परेशान हो जाते हैं तो उस घर के मालिक को फ़ोन करते हैं और उन्हें बताते हैं कि हमारे बिल्डिंग के एक फ्लोर के एक कमरे से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, आप आकर एक बार देख लीजिए। जैसे ही उस घर के मालिक वहाँ पहुँचते हैं तो सच में कमरे से बहुत गंदी बदबू आ रही थी और उस कमरे के दरवाजे पर ताला लगा हुआ होता है। तो वो कमरा जिसको किराए पर दिया गया था वो उन्हें तुरंत फ़ोन करते हैं, बट उनका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। बहुत बार फ़ोन ट्राई किया जाता है बट ना तो फ़ोन ऑन हुआ और ना ही उनकी बात उसे हो सकी। इस चीज़ से उस घर के मालिक परेशान हो जाते हैं और वापस अपने घर चले जाते हैं और घर जाके कुछ डॉक्यूमेंट्स को चेक करने लगते हैं। वो डॉक्यूमेंट जो उस किराएदार ने बनवाए थे घर किराए पर लेते टाइम, तो उसने उसमें कुछ अल्टरनेट नंबर दिए थे जिसमें उसकी बहन का और उसकी माँ का भी नंबर था। घर के मालिक ने जैसे ही दिए गए नंबर पर फ़ोन किया तो एक लेडी ने फ़ोन उठाया जिसका नाम मीना राणा था। तो उन्हें उस घर के मालिक ने बताया कि जो आपकी बेटी है वो कुछ दिनों से लापता है, उसे बातचीत नहीं हो पा रही है, क्या वो आपके पास है? क्योंकि उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है और उसके रूम से भी कुछ स्मेल आ रही है जो कि बहुत ज़्यादा बदबूदार है। तो क्या आप आकर देख सकती है कि क्या बात है, वो कहाँ गई है? ये जो घर किराए पर दिया गया था इसकी 2 चाबी थी, एक उस लड़की के पास और एक उसकी माँ के पास, इसलिए उनकी माँ को बुलाया जाता है। तो उसकी माँ और उसकी बहन वहाँ पहुँचती है 21 सितंबर 2024 को दोपहर 3 बजे या 3:30 बजे के आसपास। जैसे ही उन लोगों ने उसके रूम के दरवाजे को खोला, दरवाज़ा खुलने से पहले सारे लोग दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार कर रहे थे, ये जानने के लिए कि आखिरकार ये बदबू आ कहाँ से रही है। लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खुला सारे के सारे लोग वहाँ से भागने लगे। बदबू इतनी ज़्यादा थी और वो घर बहुत दिनों से बंद था। तो जैसे वो दरवाज़ा खुला इतनी गंदी बदबू उस घर के अंदर से बाहर आई। लेकिन उसकी माँ और उसकी बहन दोनों अंदर जाते हैं और अंदर जाते ही जो उन्होंने अंदर देखा वो देखकर वो सीधे बाहर निकल गए, क्योंकि घर में सारे तरफ कीड़े रेंग रहे थे और बहुत ज़्यादा गंदी बदबू आ रही थी। इसी बीच पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। पुलिस तुरंत क्राइम सीन पर पहुंचती है, अपने साथ फॉरेंसिक टीम, ट्रेन डॉग,
सारे लोगों को लेकर आती है और पुलिस जैसे ही अंदर जाते हैं तो पता चलता है कि किचन से लेकर घर के हर कोने में कीड़े रेंग रहे हैं और वो कीड़े एक लाइन में जा रहे थे और वो लाइन जा रहा था फ्रिज की तरफ और वो फ्रिज सिंगल डोर का था और थोड़ा सा खुला हुआ था। जब उसे पूरा खोला जाता है तो उस फ्रिज में 3 फ्लोर होते हैं। सबसे ऊपर में इंसान के पैर रखे हुए होते हैं और सबसे नीचे वाले फ्लोर में इंसान का सर और बीच वाले फ्लोर में इंसान के बॉडी के कुछ पार्ट्स। और वो सर उस घर की किराएदार महालक्ष्मी का होता है और कुछ बॉडी पार्ट्स घर में इधर उधर फैले हुए थे। पुलिस ने तुरंत उस घर से ही इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और पुलिस को महालक्ष्मी का फ़ोन उसके कमरे में बेड पर पड़ा हुआ मिलता है। तो तुरंत फ़ोन को एग्जामिन के लिए भेज दिया जाता है और पता लगाया जाता है कि इस फ़ोन पर कब कब किससे किससे बात हुई थी। और इस फ़ोन पर जो आखिरी कॉल थी वो 2 अगस्त 2024 की थी। इसलिए पुलिस अंदाज़ा लगाते हैं कि इस लड़की का मर्डर 2 या 3 सितंबर 2024 को हुआ था। पर क्यों और किसने की, ये एक बड़ा सवाल बन जाता है। इसी बीच पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है उन बॉडी पार्ट्स को कलेक्ट करना। इसलिए पुलिस ने पोस्टमार्टम टीम को बुलाया और जब उन्होंने सारे बॉडी पार्ट्स कलेक्ट किए तो ये पता चला कि 59 टुकड़े किए गए थे उस लड़की के। और ये बताया जाता है कि ये जो मर्डर हुआ है ये लाश मिलने के 6 या 7 दिन पहले की गई है। हावेवर इस लड़की का फ़ोन 2 सितंबर तक ही ऑन था। 19 दिन तक वो मिसिंग थी। फ़ोन को तो एग्जामिन के लिए दे दिया जाता है और इस बीच पुलिस उसके घर वालों से पूछताछ शुरू कर देती है। उसके पेरेंट्स से पूछा जाता है कि आपकी बेटी इतने दिनों से लापता थी, उसका फ़ोन स्विच ऑफ था, तो आपने जानने की कोशिश नहीं की कि आपकी बेटी आखिर गई कहाँ है। तो इस पर उसकी माँ ने बोला कि उन लोगों की उतनी बातें नहीं होती है, महीने बीत जाते हैं फिर भी उनकी बातें उनसे नहीं होती है। फिर उसके एक्स हस्बैंड को बुलाया जाता है। जब उससे पूछा जाता है तो वो बताता है कि उसकी शादी बहुत अच्छी चल रही थी, बट 2023 के बीच में हेमंत को पता चलता है कि उसकी वाइफ का एक नाई की दुकान पर काम करने वाले लड़के अशरफ से अफेयर चल रहा है और इस कारण इन दोनों में झगड़ा होता है। और इन सारी चीज़ों से महालक्ष्मी ने हेमंत दास से अलग होने का फैसला कर लिया। अलग होने के बाद उसने अपने बेटी को भी नहीं लिया और उसकी बेटी हेमंत के साथ रहने लगी। हेमंत का कहना था कि महालक्ष्मी के साथ जो भी हुआ है वो अशरफ ने किया है, अशरफ ने ही उसका मर्डर किया है, तो आप लोग अशरफ को पकड़िए। जब अशरफ को कस्टडी में लिया जाता है और उसे पूछताछ होती है तो कुछ भी खास पता नहीं चलता है। उसके बाद पुलिस पड़ोसियों से पूछताछ करती है। इसके साथ ही पुलिस वालों को महालक्ष्मी के हस्बैंड हेमंत पर भी शक था कि कहीं उसने तो ये सब नहीं किया। फिर उसके हस्बैंड को भी कस्टडी में लिया जाता है। पूछताछ शुरू होती है तो उसके हस्बैंड के खिलाफ भी कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिलते हैं। फिर महालक्ष्मी के कॉन्टैक्ट के सारे लोगों से पूछताछ की जाती है तो पुलिस को एक क्लू मिलता है। भुवनेश्वर का रहने वाला कोई इंसान है जो पश्चिम बंगाल में रह रहा है। उसे पकड़ने के लिए 6 टीम बनाई जाती है। इसी बीच एक और केस सामने आता है। 25 सितंबर 2024 के सुबह 7 से 8 बजे के आसपास का टाइम था जब कुछ लोग अपने खेतों की तरफ जा रहे थे तो इसी बीच एक पेड़ से लटकी हुई लाश दिखाई देती है। ये लाश उड़ीसा के एक गांव के एक पेड़ से लटकी हुई मिलती है। जब लोगों ने जाकर पास से देखा तो वहाँ पर एक बैग, एक नोटबुक और साथ ही एक स्कूटर मिलता है। पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म कर दिया जाता है। पुलिस तुरंत क्राइम सीन पर पहुँचती है और ये पता करने की कोशिश करती है कि आखिरकार ये किसकी लाश है। फिर उन्हें पता चलता है कि ये लाश किसी और की नहीं बल्कि मुक्ति रंजन रॉय की है। वो मुक्ति जो कर्नाटक में एक लड़की का मर्डर करके उसके 59 टुकड़े करके फरार हो गया था। जब उस लड़की का फ़ोन चेक किया गया था तब इसी का नंबर प्राइम सस्पेक्ट था। इसे जब ढूंढने की कोशिश की जा रही थी तब इसकी लोकेशन कभी उड़ीसा में दिख रही थी तो कभी पश्चिम बंगाल में। कातिल तो मर चुका है लेकिन कातिल ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे बहुत बड़ी मिस्ट्री क्रिएट हो चुकी है कि आखिर उस रात हुआ क्या था और क्यों उसके इतने सारे टुकड़े किए गए थे। और जब महालक्ष्मी का फ़ोन चेक किया गया था तो पता चला था कि एक नंबर है जिस पर बहुत सारी बातें हुई है और वो नंबर किसी और का नहीं
उड़ीसा के रहने वाला मुक्ति रंजन रॉय का था। जब उसे ढूंढा जाता है तो पता चलता है कि वो मुंबई गया हुआ है अपने भाई के पास। तो पुलिस उसके भाई को कांटेक्ट करती है। कांटेक्ट करने पर पता चलता है कि वो वहाँ से जा चुका है अपने गांव उड़ीसा। उड़ीसा जाने के बाद वो अपनी माँ से मिलता है। फिर पुलिस उसकी तलाश में लग जाती है, लेकिन पुलिस इससे पहले कि मुक्ति को पकड़ पाती और उसे अरेस्ट करती, उससे पहले ही वो मर जाता है। मरने से पहले उसने एक सुसाइड नोट लिखा था। उस नोट के थ्रू पता चलता है कि मुक्ति और महालक्ष्मी एक दूसरे को 2023 से जानते थे और वो जो भी कमाता था वो अपनी कमाई का मोस्टली हिस्सा महालक्ष्मी के ऊपर खर्च करता था, जैसे कि सोने की चेन, रिंग, महंगी महंगी चीजें, मोबाइल फोन। ये सारी बातें उसने अपने भाई को बताई थी। इतनी सारी चीजों के बाद भी महालक्ष्मी का डिमांड रुक ही नहीं रहा था। वो सिर्फ अपने डिमांड बढ़ाती ही जा रही थी और मुक्ति उतने पैसे कमाता भी नहीं था, इसलिए वो अपने घर पे पैसे भी नहीं भेज पा रहा था। 1-1.5 साल वो पूरा डिप्रेशन में था। इसी बीच आर्ग्यूमेंट होती है उन दोनों के बीच और महालक्ष्मी ने मुक्ति के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर देती है। बताया जाता है कि वो केरल का इलाका था। जब वहाँ पे एफआईआर लिखाई जाती है तो पुलिस ने मुक्ति को अरेस्ट भी कर लिया था, लेकिन 1000 देकर मुक्ति छूट जाता है। फिर आगे वक्त बढ़ता है। वक्त के बढ़ने के साथ चीजें और बिगड़ने लगती है। महालक्ष्मी लगातार मुक्ति को ब्लैकमेल करती है, उसे अपने दोस्तों के साथ मिलकर धमकी देती है। इन सारी चीजों से मुक्ति परेशान हो जाता है। दोनों एक ही मॉल में काम करते थे। एक मैनेजर था तो एक लीडर थी ब्यूटी डिपार्टमेंट की। काम के टाइम दोनों मिलते थे, बातचीत होती थी, पर दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बन रही थी। 1 सितंबर 2024 को ये दोनों काम पर जाते हैं, पर जब काम से घर वापस आते हैं तो मुक्ति भी महालक्ष्मी के साथ चला जाता है और 2 सितंबर को महालक्ष्मी का नंबर बंद हो जाता है। उसी दिन इन दोनों के बीच फिर से आर्ग्यूमेंट होती है और इस बीच मुक्ति ने उसके गर्दन को पकड़ लिया था और उसे तब तक दबाए रखा था जब तक महालक्ष्मी की जान नहीं चली गई थी। महालक्ष्मी मर जाती है। फिर वो सोचने लगता है कि इस लाश को किसी तरह से छुपाना होगा, लेकिन वो लोग जहाँ पे थे वो बहुत भीड़ भाड़ वाला प्लेस था। हाउएवर महालक्ष्मी के घर में एक ट्रॉली बैग भी पाया जाता है और उस ट्रॉली बैग का मतलब यही था कि वो उसके लाश को बैग में डालकर उसे कहीं दूर ले जाकर फेंकने वाला था। और इस केस के बारे में कभी किसी को कुछ पता चलता ही नहीं। मुक्ति ने कुछ ऐसा ही सोचा था, लेकिन भीड़ भाड़ होने के कारण वो नहीं निकल पाता है और उसने उस लाश को कुछ ऐसे तरीके से ठिकाना लगाया जिसे देखने के बाद पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपने भाई और अपनी माँ को ये बताया था कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है और वो बहुत डरा हुआ है और उसी डर के कारण उसने सुसाइड कर लिया, क्योंकि उसने सोचा था कि वो कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही ये केस सोशल मीडिया में वायरल होनी शुरू हुई, उसे एहसास हो गया था कि वो अब पकड़ा जाएगा, तो उस डर के कारण उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन आप लोग बताओ कि गलती किसकी थी, सिर्फ मुक्ति की या फिर महालक्ष्मी की भी?